हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मयंक पारिक, आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका दोस्त। देखिए, केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है। फिजिकल केमिस्ट्री में 11th क्लास का चैप्टर आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो एटॉम स्ट्रक्चर। देखिए, एटॉम स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर काफ़ी बड़ा रहेगा। मतलब इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, वेटेज की बात करें तो वेटेज ऐसा बोल सकते हैं कि मेंस में एक क्वेश्चन फिक्स है, नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन फिक्स है, एडवांस के लिए बात करें तो एक क्वेश्चन फिक्स है। मतलब एटॉम स्ट्रक्चर से हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है। एडवांस में पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी आपको पैराग्राफ की फॉर्म में, कभी मैच द कॉलम की फॉर्म में, कभी मल्टीपल चॉइस में, कभी सिंगल चॉइस में मिल सकता है। लेकिन अगर आप मेंस दे रहे हैं तो सिंगल चॉइस का ऑप्शन है, तो वहाँ पर आना ही आना है। ठीक है, अब इस साल से जैसा आपकी इंटीजर फॉर्म भी हो चुका है तो हो सकता है इंटीजर में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो और फिजिकल केमिस्ट्री का है और 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आपको मोल कंसेप्ट में थोड़ा डाउट भी है तब भी ये चैप्टर को आप इजीली डील कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर को। जिन लोगों ने देखो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको वीडियोस के सारे लिंक और वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशन से टाइमली मिलती रहेंगी। और दूसरी बात ये भी कि सर इतना आपके लिए मेहनत करते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर। आज एटॉम स्ट्रक्चर फर्स्ट लेक्चर। एटम क्या है, एटम को कैसे सब डिवाइडेड किया गया है, एटम वर्ड कहाँ से आया, क्या क्या थ्योरीज है, क्या क्या थ्योरीज थी जिन्होंने टाइमली, ठीक है, एटम को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया, उसकी स्टेबिलिटी को बताया, टाइम बिंग उनमें क्या मॉडिफिकेशंस हुआ, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा है लेकिन सवाल इस थ्योरी वाले पार्ट से भी आता है, तो आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं कि एटम की जगह बात की जाए तो एटम वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, एंटोमियनो वर्ड एक है, एटम, एटोमियो, ठीक है, ATOMIO, एटोमियो एक वर्ड होता है। एटोमियो वर्ड का मतलब होता है कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो डिविजिबल नहीं है, टूट नहीं सकता, जो कट नहीं हो सकता, मतलब हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो बहुत लंबे टाइम तक जब से ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, एटम वर्ड जब से इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत लंबे टाइम तक लोगों का यही मानना था कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता। मतलब मैटर की अगर बात की जाए तो मैटर का सबसे छोटा फॉर्म जो होगा, या ये बोल सकते हैं कि जो बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी ये यूनिट है जिससे एक मटेरियल, एक मैटर, ठीक है, एक फिजिकल एंटिटी जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसका एक डेफिनेट वॉल्यूम हो, ठीक है, एक वॉल्यूम हो जिसका, ठीक है, जिसका एक एग्जिस्टेंस हो, वो एटम हो सकता है। एटम इज़ नॉट फर्दर डिविजिबल, ऐसा हमने अज्यूम कर रखा था। टाइम बिंग कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम के एग्जिस्टेंस को समझाया। टाइम बिंग उन्होंने बताया कि एटम कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है, आगे किस तरह से उसको आगे किन किन थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम के सब पार्टिकल्स को समझा गया, स्टेबिलिटी को समझाया। तो देखिए, बेसिक थ्योरी की बात की जाए तो 4 थ्योरीज हैं जिनको हमें समझना है, और ये हम एक के बाद एक, मतलब इनके जिस फॉर्म में, जिस टाइम बिंग इनको इंट्रोड्यूस किया गया उसी के अकॉर्डिंग हम इसको समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मॉडर्न केमिस्ट्री में अगर आप बात करें कि एटम के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी डिविजिबिलिटी के बारे में, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात किया था तो वो साइंटिस्ट थे, सामने देखिएगा, डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने सबसे पहले बोला कि भाई एटम है, एटम होता है, ये सबसे छोटा होता है, इसके बाद आगे बात नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद जे थॉमसन आ गए, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया कि भाई ऐसा नहीं है, एटम से छोटा भी कुछ हो सकता है। उसका रदरफोर्ड आ गए, उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। फिर उसके बाद बोहर मॉडल आया। बोहर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोहर मॉडल में बहुत सारे पोस्टुलेट्स भी हैं। तो ये टाइम बिंग मॉडिफिकेशंस था जो कि कहाँ से शुरू हुआ जे थॉमसन से।
डाल्टन से शुरू हुआ, फिर थॉमसन पे आ गया, फिर इसका रदरफोर्ड पे आया, फिर बोहर मॉडल पर आ गया। ठीक है, शुरुआत करें सबसे पहले डाल्टन थ्योरी। आपको एटॉमिक से पहले कुछ लाइंस, मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मोल कंसेप्ट में मिला होगा, और वहाँ भी इतना ही कहा गया है। क्या कहा गया है कि बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होता है। ठीक है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इनडेस्ट्रक्टिबल होता है, इसको तोड़ नहीं सकते। हैविंग कैरेक्टरिस्टिक मास, इसका एक फिक्स मास होता है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ एटम। ठीक है, उन्होंने एटम को डिफाइन किया गया। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, सबसे छोटा पार्ट क्या है, एटम होगा। एटम को तोड़ नहीं सकते, उसका कैरेक्टरिस्टिक मास होता है। एटम से फिर उन्होंने एलिमेंट्स की बात किया, एलिमेंट बने हैं एटम से। ठीक है, एटम डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एलिमेंट, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एलिमेंट टू एलिमेंट एटम भी डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे जो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, कार्बन एलिमेंट है तो कार्बन एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं वो कार्बन के एटम होंगे। सोडियम से वो कैसे डिफर कर रहे हैं, क्योंकि सोडियम एलिमेंट में जो एटम हैं वो सोडियम के एटम्स हैं। तो कार्बन के सारे एटम एलिमेंट में एक जैसे हैं और वो सोडियम के सारे एलिमेंट्स एटम से डिफरेंट होंगे। इसके बाद उसने कहा मॉलिक्यूल, एटम टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम से मॉलिक्यूल बना है। ये सब चीज़ें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में थी। अब ये जो उसने कहा ये सब गलत है, क्योंकि हमको पता है कि एटम को फर्दर डिवाइड किया गया। ठीक है, उसके कांस्टेंट पार्टिकल में डिवाइड किया गया। एटम से छोटा भी कुछ होता है, एटम को हमने स्टडी भी किया। ठीक है, बहुत चीज़ें बाद में धीरे धीरे मॉडिफिकेशन में आती गई। तो आगे क्या हुआ बात देखिए कि सबसे पहले एटम को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिवाइड करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन सेम ये बोल सकते हैं कि सब डिवीजन जब हुआ एटम का तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एटम को डिवाइड किया गया। अब हर एक पार्टिकल की जो कि एटम से भी छोटा है और एटम का एक सब डिवीज़न कहलाता है, उसको रिसर्च के थ्रू खोजा गया होगा, ढूंढा गया होगा। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुआ था वो इलेक्ट्रॉन का हुआ था। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में किया। किसमें किया, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में किया। एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। तो एक ग्लास का ट्यूब लिया, ग्लास के ट्यूब में आप देख सकते हैं उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ये ब्लू और जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, दे आर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया एक बैटरी से, बैटरी पर अप्लाई किया हाई वोल्टेज पोटेंशियल। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया हाई वोल्टेज का। वैक्यूम पंप लगाया, वैक्यूम पंप से अंदर का जो एटमॉस्फेयर था उसका प्रेशर बहुत लो कर दिया। अब ये प्रेशर लो करने के पीछे कंडीशन क्या है, क्या कि जिससे हमें अंदर इन इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जो फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा आसानी से या अच्छे से हमको क्या समझ में आ जाए कि मतलब विजिबिलिटी, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस हमारे क्लियर हो, प्लस अंदर के कैथोड और एनोड के बीच में जो इंटरेक्शन हो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, उसको अगर समझना है तो अंदर बाकी कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, किसी भी और गैसेस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो उसको बहुत लो करके वैक्यूम पंप की हेल्प से हमने उसको हटा दिया। ठीक है, अंदर ऑलमोस्ट वैक्यूम जैसा माहौल बनाया, ऑलमोस्ट वैक्यूम। ठीक है, प्रेशर को बहुत लो कर दिया। 10 की पावर 6 वोल्टेज, 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 6 वोल्ट हमने अप्लाई किया और प्रेशर को बहुत लो कर दिया, ऑलमोस्ट वैक्यूम जितना कर दिया। जे थॉमसन का ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशंस आए, उनके बेसिस पर हमने इलेक्ट्रॉन को समझा। तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट था डिस्चार्ज ट्यूब, इसको कहा गया कि सारा सिस्टम बनाने के बाद, पूरा एपरेटस सेट करने के बाद जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद देखा गया, ऑब्जर्वेशंस थे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको, इन्होंने यहाँ पर कुछ फ्लोरोसेंट कोटिंग लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए हो सकता है कि पहले जब इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया होगा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऐसा बोल सकते हैं कि भाई क्योंकि हमने ऑलरेडी वैक्यूम तो कर दिया है तो अंदर विजिबिलिटी तो जीरो होनी चाहिए। ठीक है,
तो फिर विजिबिलिटी अगर जीरो है तो इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता? इसलिए फ्लोरोसेंट कोटिंग लगा दिया एक साइड पर, ताकि अगर कुछ स्ट्राइक होता है तो स्ट्राइक होने के बाद, ठीक है, स्ट्राइक होने के बाद हमें एक शार्प इमेज दिखे, एक शार्प रिफ्लेक्शन दिखे। ये बोल सकते हैं आप, जैसे कि आप जब फुलझड़ी जलाते हैं तो उसमें से एक चमक निकलती है, ठीक है, तो फ्लोरोसेंट मटेरियल है जो जलने पर, टकराने पर एक एनर्जी आपको उस फॉर्म में दे रहा है। तो हुआ क्या, इस एपरेटस को बनाया गया, इधर कैथोड उधर एनोड, वोल्टेज अप्लाई किया गया, वैक्यूम पंप लगाया गया, वैक्यूम से वॉल्यूम इसका प्रेशर डाउन किया गया। हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर कैथोड से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए, ठीक है। अंदर पूरी तरह वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम जैसा माहौल है। वोल्टेज अप्लाई करने पर एक मीडियम अभी भी प्रोवाइडेड है, उस मीडियम में हाई वोल्टेज के कारण, ठीक है, आयनाइजेशन होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। तो कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। अब क्योंकि अल्टीमेटली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन वो रेस की फॉर्म में है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी एक रे है, रे मतलब जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, किरण, समझ रहे हैं आप। तो कैथोड से एनोड की तरफ स्टार्ट हुआ, तो और कैथोड से शुरू हुआ तो कैथोड रेस बोल दिया, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। माइनस चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन का है तो अब एनोड पर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है उधर जाएगा। हमको कैसे पता कि उधर ही जाना था? हमको नहीं पता था, ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि इधर से निकलना शुरू हुआ, उधर की तरफ चला गया। दूसरी बात, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। हमको नहीं पता था कि जो यहाँ से निकल के इधर जा रहा है, ठीक है, वो निगेटिव चार्ज है या नहीं है। हमने उस रेस को जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होगा बीच में, या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होगा, तो जो बिहेवियर निगेटिव चार्ज का होता है वही कैथोड रेस का बिहेवियर हमको यहाँ दिखाई दिया। जो बिहेवियर निगेटिव चार्ज का होना चाहिए था, सेम बिहेवियर हमको यहाँ पर इस रेस का दिखाई दिया। इसका मतलब हम श्योर हो गए कि हमारा कैथोड रेज इज निगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, पहला ये दूसरा पॉइंट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड ट्यूब। देखो, ट्यूब में गैस प्रेजेंट है, ट्यूब में गैस प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि यहां पर H2 है। अब H2 गैस किससे मिलके बना होगा? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से। तो एक हाइड्रोजन अगर आयनाइज होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो खुद किस में जाएगा? H प्लस में। और ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको कैथोड रेज दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप O2 ले लेते हो तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे प्लस और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट कैथोड रेज है। तो फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है कि वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, गैस कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज ए कैरेक्टरिस्टिक सब डिविजली एलिमेंट बोल सकते हैं, पार्टिकल बोल सकते हैं, एक एटम का सब डिवाइडेड पार्टिकल, एक एटम का, जो कि डिपेंड नहीं करता एटम कैसा है, एटम के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए अगर आप बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड मतलब कैथोड की प्रॉपर्टीज, कैथोड की प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि वो किस गैस से निकल के आया है। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ही होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा, हमें H प्लस या O प्लस उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कैथोड रेस पर, रेस के में फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वो अपने गैस पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं किया गया, ध्यान से सुन लीजिएगा, दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक कैथोड रेज लिया, कैथोड एक अपरेटस लगाया, बैटरी लगाई, बैटरी लगाने के बाद हाई वोल्टेज अप्लाई करने से ये ऑब्जर्वेशन लिया गया कि उधर से शुरू होकर कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। फ्लोरोसेंट कोटिंग यानी कि ZnS लगा दिया, जिंक, ठीक है। ZnS की प्रेजेंस में जब यहाँ पर देखा तो यहाँ कुछ चिंगारियाँ दिखने लगी, उससे कंफर्म हुआ कि यहाँ से कुछ इधर जा रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब उधर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो हमको यहाँ पर कुछ ना चिंगारियाँ मिलने लगी है, ठीक है। अब कैथोड और शुरू हो रही है, कैथोड से तो नाम दिया कैथोड रेज। बेसिकली
अगर आपको समझ में आता है तो मैं बता देता हूं आपको कि यहां पर जो भी गैस प्रेजेंट होगी, ठीक है, चाहे उसका प्रेशर कितना भी कम हो, ठीक है, लेकिन हमने पूरी तरह से गैस को नहीं निकाला। बिना गैस के हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वैक्यूम पंप से हमने वैक्यूम जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, लो प्रेशर क्रिएट किया है, वैक्यूम नहीं क्रिएट किया। दूसरी बात ये कि कैथोड रेज कैथोड की साइड से शुरू होती है, लेकिन एग्जैक्टली कैथोड से नहीं आती, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। कैथोड रेज एग्जैक्टली कैथोड से नहीं आती, कैथोड साइड से शुरू होती है और एनोड की तरफ मूव करती है। तो आती कहां से है? बिकॉज ऑफ दिस हाई वोल्टेज आयनाइजेशन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब विल प्रोवाइड द कैथोड रेज। समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी में लिखा गया है कि डिपेंड नहीं करता किस बात पर, गैस पर। हम गैस को कंसिडर ही क्यों कर रहे हैं जब हम कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन गैस से निकलते हैं, कैथोड साइड से शुरू होकर एनोड की तरफ मूव करते हैं, इसलिए इसको कैथोड रेज कहा जाता है। क्योंकि कैथोड पर निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात, वो लो वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज पर, लो प्रेशर पर कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। एनोड पर यहाँ पर जिंक सल्फाइड का कोटिंग लगा होता है, उससे हमें कंफर्म होता है कि यहाँ से फ्लो उधर हो चुका है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैथोड रेज जैसा बिहेवियर शो करती है वैसा ही एक निगेटिव चार्ज करता है। इसका मतलब पता लग गया कि आपका कैथोड निगेटिव चार्ज है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कैथोड की, तो वो इस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती कि आपका कैथोड किस मटेरियल का है, क्या गैस पर। इलेक्ट्रॉन ही होता है, चाहे वो कहीं से भी आ जाए। मतलब कैथोड रेज का कैरेक्टरिस्टिक उसके उस मटेरियल पर, कैथोड मटेरियल पर और गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए अब चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, E/m रेशो। देखिए, आप कैथोड रेज और एनोड रेज जब भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि E/m रेशो बता दीजिए। क्या बता दीजिए? E/m रेशो बताइए। अच्छा, अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा आप कि जब भी E/m रेशो की बात की जाती है, ठीक है, तो E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E/m, m मतलब me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली इस एपरेटस में, ठीक है, कैथोड रेज और एनोड रेज को अगर एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाए और बैलेंस किया जाए तो देखो हुआ क्या। जे थॉमसन जी ने, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से बैलेंस किया। भाई अगर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ए की तरफ जा रहा था, मैग्नेटिक लगाई तो सी की तरफ जा रहा था। कौन सा? आपका ये एनोड रेज जो थी वो सी की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका सी की तरफ जा रहा था, ए की तरफ जा रहा था। जब ये सीधा स्ट्रेट निकला, जब आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया। ये बैलेंस कैसे किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को बैलेंस करके E/m का रेशो निकाला गया। ठीक है, जो ये आता 1.758820 10 की पावर 11 कूलम kg इनवर्स। ठीक है, अब इतना बड़ा वैल्यू आप याद नहीं रख सकते। ठीक है, इसका मेथड एक तरीका हो सकता है क्या कि आप E और m का वैल्यू याद कर लो। मतलब आप कैलकुलेटेड वैल्यू याद मत करो। चार्ज कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो वो होता है ये 9.1 10 की पावर -31 kg। चार्ज कितना होगा? कूलम में होगा। अगर इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया तो वैल्यू ये आ गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने वैल्यू निकाला E/me का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुलिकन मेथड से, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो आपकी बुक में मेंशन है 11th क्लास के अंदर कि किस तरह ऑयल ड्रॉप पर। इस एक्सपेरिमेंट की जरूरत हमें नहीं है, हमको इसका वैल्यू याद रखना है कि चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लग गया, E/me रेशो आ गया। तो अगर E का वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे m और E मतलब कि हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, वो मिल गया यहाँ से। ठीक है, तो हम ये दोनों वैल्यू याद रखें। कौन कौन सी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने आप E/me का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1.75 10 की पावर 11 कूलम kg इनवर्स। ऊपर कूलम नीचे kg, देख पा रहे हैं आप? तो ये मेथड से E/m का रेशो निकाला गया।
एक्सपेरिमेंट में हमको पता लगा कि E/m का वैल्यू किसी भी गैस के लिए आप कैलकुलेट करें हमेशा आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। मतलब एपरेटस में चार्ज अपॉन मास का रेशो फॉर कैथोड रेज इज ऑलवेज सेम। ऐसा क्यों? देखो चेंज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी चेंज नहीं होता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता। अब वो इलेक्ट्रॉन चाहे कार्बन से निकल के आया हो, हाइड्रोजन से निकला हो, ऑक्सीजन से निकला हो, लेकिन हर बार हमको इतना पता है कि कुछ भी रहे लेकिन चार्ज और मास का रेशो हमेशा सेम आने वाला। क्यों? क्योंकि डिपेंड नहीं करता इस बात पर कि वो हाइड्रोजन का है कि ऑक्सीजन का है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है और उसका मास भी फिक्स है। तो E/m का रेशो हमेशा कैथोड एक्सपेरिमेंट में सेम आता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड द गैस विच इज प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, चलिए फिर आता है डिस्कवरी प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया, फिर उसी डिस्चार्ज ट्यूब को मॉडिफाई करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी ढूंढा गया, ठीक है। प्रोटॉन के लिए क्या किया? प्रोटॉन के लिए कुछ नहीं किया, उनको पता था कि भाई कैथोड से तो आ रही है कैथोड रेज, तो उसी टाइम एनोड से भी कुछ आ रहा होगा। भाई ऐसा तो नहीं है, भाई जब फ्लो होता है तो भाई कैथोड वोल्टेज आपने दोनों तरफ लगाया है, वोल्टेज आपने कैथोड एनोड के बीच में लगाया है, ठीक है। तो अगर कैथोड को ऑब्जर्व किया तो कैथोड रेज मिल गई। अब एनोड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब आपकी वही है, वैक्यूम पंप लगा हुआ है, इधर एनोड है राइट में, इधर कैथोड है। अब कैथोड पर जो मटेरियल ZnS आपने कभी एनोड पर लगाया था ताकि आपको कैथोड से आने वाले मटेरियल का कंफर्मेशन मिले, है फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया था, फ्लोरेसेंस मिले, तो फ्लोरेसेंस अब लगा दिया कैथोड पर। अब सोचिए हाइड्रोजन अगर मैं लेता हूं तो मुझे मिलता है H+ और इलेक्ट्रॉन तो मेरा कैथोड रेज बना रहा है, और ये जो है ना हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकाल चुका हूं, अब वही बचा है, ये मुझे क्या दे रहा है, ठीक है, ये मुझे एनोड रेज दे रहा है। अब एनोड रेज पॉजिटिव है क्योंकि यहां चार्ज क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब ये तो देख के पता लग गया, यहां कैसे हुआ आइडेंटिफाई, हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला होगा, और डाला होगा किसमें, फील्ड ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है। तो दोनों केस में मतलब कि हाइड्रोजन का H+ जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया तो हमको इलेक्ट्रॉन से उल्टे रिजल्ट मिले, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन अगर ऊपर की तरफ था तो इसका नीचे की तरफ हो गया। तो ये समझ में आ गया कि इसका चार्ज का नेचर इलेक्ट्रॉन से अपोजिट है, तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस एपरेटस को आप ठीक से देख सकते हैं। इस एपरेटस में क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया, मॉडिफाई नहीं करा, मतलब मॉडिफाई इतना सा किया कि पहले हमने ऑब्जर्व किया था कैथोड को और एनोड पे लगा दिया था, परफोरेटेड मटेरियल लगा दिया था, फ्लोरोसेंट लगा दिया था। अब एनोड की जगह पर एनोड से निकल रही है रेज। अब रेज कौन सी रेज है वो देखिए आप, प्लस दिख रहा है आपको, प्लस निकल रहा है, उधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को क्या होगा। इस केस में हाई वोल्टेज जनरेटर यूज किया गया, हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन यूज किया गया। अब हाइड्रोजन ने क्या किया होगा, H से H+ और इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीजन लेता तो O+ और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है, तो इसका मतलब E/m जो भी यूज करूंगा डिफरेंट आएगा। भाई E मतलब यहां पर चार्ज होगा, ठीक है। तो चार्ज तो दोनों में मान लो +1 है, लेकिन यहां मास ऑफ हाइड्रोजन और +1 में यहां मास ऑफ क्या मिलेगा मुझे, ऑक्सीजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट है, इसलिए E/m रेशो प्रोटॉन के केस में, या बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाले एक्सपेरिमेंट में आपको E/m रेशो डिफरेंट मिलता है, ठीक है। तो मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर प्रोटॉन डिस्कवरी। फिर आता है न्यूट्रॉन के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को ढूंढ लिया था, ठीक है। कैसे किया था, अल्फा पार्टिकल का बेरिलियम पर उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसको एक
पार्टिकल मिले जिसका डिफ्लेक्शन ना इलेक्ट्रिक फील्ड में था ना मैग्नेटिक में था। इसका मतलब पता लग गया कि भाई ये कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब उसको क्या बोलेगा, न्यूट्रॉन बोला गया। तो अगर फर्दर डिवाइडेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन बेसिक एलिमेंट्स थे, तीन बेसिक पार्टिकल्स थे जिसको एटम को सब डिवाइड करने पर हमको मिला, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब वैल्यूज की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सिंबल्स हैं। चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में, सेम चार्ज प्रोटॉन का था क्योंकि डिफ्लेक्शन जस्ट अपोजिट था, लेकिन प्लस में। रिलेटिव चार्ज -1 + 1 0। मास की बात की जाए तो मास आपके सामने मेंशन है। मासेज इस टर्म में देख सकते हो आप, अप्रोक्स मास 0, 1 और 1। 0 किसका बोला गया है, इलेक्ट्रॉन का। आप सोचिए 10⁻31, ठीक है, और नीचे लिखा है 10⁻27। अब -31 क्या होगा, अप्रोक्स कुछ नहीं है, मतलब 0 बोल सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसिडर नहीं करते। इलेक्ट्रॉन का मास ये मान लीजिए हमारे ना के बराबर है, ना के बराबर है। चार्ज कंसिडरेबल है इलेक्ट्रॉन का, जो हमने मेंशन किया है यहाँ पर। न्यूट्रॉन के लिए चार्ज हम कंसिडर नहीं करते। मास कंसिडरेशन किसके लिए होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। चार्ज कंसिडरेशन किसके लिए होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। न्यूट्रॉन के लिए चार्ज कंसिडरेशन नहीं होता। तो समरी करूँगा थोड़ी सी कि जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लिया। उसके बाद मॉडिफिकेशन किया गया, और मॉडिफिकेशन के बाद क्या किया, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई उसी ट्यूब से, ठीक है। प्रोटॉन एक्सपेरिमेंट में और इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या था कि इलेक्ट्रॉन वाले केस में, मतलब कैथोड रेज में E/m रेशो गैस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन प्रोटॉन एक्सपेरिमेंट में E/m रेशो गैस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस गैस से बन के आया है उसका प्लस अपॉन उसका मास अगर यूज़ करोगे तो हर बार आपको वैल्यू डिफरेंट मिलेगा। न्यूट्रॉन का भी ढूंढा गया बाद में, जेम्स चैडविक ने। उसने क्या किया, उसने सिंपल सा अल्फा पार्टिकल का बॉम्बारमेंट या पास कराया बेरिलियम शीट से पास कराया, तो उसको क्या मिला, उसको जो ही पार्टिकल मिले उसका डिफ्लेक्शन उसको ऑब्जर्व नहीं हुआ, ना इलेक्ट्रिक फील्ड में ना मैग्नेटिक में। तो समझ में आ गया उसको कि जो भी कुछ है 100% ये तो प्रूव हो गया कि उस पर चार्ज तो नहीं है, ठीक है। तो ना तो प्रोटॉन है ना इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ और ही है। उस कुछ और को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन्स हैं। डिस्कवरी आप देख सकते हैं, चैडविक ने डिस्कवरी 1932 में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बाद न्यूट्रॉन का नंबर आ गया था। समझ में आ रहा है। चलिए, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं आप कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी तो बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से तो कुछ बात बनी नहीं। क्यों बात नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई देखो एटम जो है वही है, इसका सब डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। सब डिवीज़न नहीं पॉसिबल है, मतलब एटम से नीचे की आप बात नहीं कर सकते। एटम वो सबसे छोटा है जो हम देख सकते हैं, जो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये बात की गई। लेकिन बाद में आए थॉमसन। जे थॉमसन ने पहले तो प्रूफ किया, भाई देखो इलेक्ट्रॉन ढूंढा, प्रोटॉन ढूंढ चुके हैं, चैडविक जी ने न्यूट्रॉन ढूंढ लिया है। अब ये सब एटम में ही तो प्रेजेंट था, क्योंकि एटम सही तो निकाला गया है, तो उसमें है। इसका मतलब सब डिवीज़न की बात तो करनी चाहिए, क्योंकि मास भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जो पहला प्रपोज डिटेल मॉडल था एटम का, वो आप बोल सकते हो कि हमको किसने दिया, थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने हमको एटम का सबसे पहला प्रपोज मॉडल दिया, जिसमें उसने एटम के साथ साथ सब डिविजरी पार्टीशंस की बात भी की, पार्टिकल्स की बात भी की। उसने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि आपका एटम होता है न्यूट्रल, ठीक है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसका नाम उसने प्लम पुडिंग मॉडल कहा। प्लम पुडिंग क्या होता है, ठीक है, मतलब एक तरह से ही बोल सकते हो आप, प्लम पुडिंग, मोतीचूर के लड्डू आपने खाए हैं, ठीक है। उसमें आप देखोगे कभी कभी कि उस लड्डू में बीच बीच में कहीं कहीं पर जो बूंदी होती है, ठीक है, तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, या कुछ कुछ एक्स्ट्रा कलर के डाले जाते हैं दिखाने के लिए। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा होता है, बूंदी पूरा लड्डू एक जैसा होगा, उसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग रखा होगा। तो प्लम पुडिंग, ठीक है, उसको मिठाई की तरह समझो आप।
वाटरमेलन मॉडल बोला गया, वाटरमेलन पूरा रेडिश और बीच बीच में उसको सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है, उसी तरह से। या रेजिंग पुडिंग मॉडल, 3 नाम दिए गए हैं, तीनों नाम का मतलब एक ही है। उन्होंने बोला देखो ये पूरा का पूरा मॉडल है, पूरा का पूरा चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बीच बीच में माइनस चार्ज इस तरह से लगा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड प्लम पुडिंग मेथड। और प्लस और माइनस टोटल एकदम क्या बोलते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप बोल सकते हैं कि ये मॉडल जो है या ये जो स्ट्रक्चर है इज कंप्लीटली न्यूट्रल। प्लस और माइनस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज कंप्लीटली न्यूट्रल। तो एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इलेक्ट्रॉन का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये था उसका प्लम पुडिंग मॉडल, उसका था रेजिन पुडिंग मॉडल है वाटरमेलन मॉडल। मॉडल में कुछ नहीं था, 2 बातें उन्होंने कही कि भाई चार्ज तो पूरे फैला हुआ है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए और प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल है ये। ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था कि पहली बात तो उसने अज्यूम कर लिया कि भाई सारा का सारा मास सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चीज़ गलत थी, जिसको गलत किया रदरफोर्ड ने। फिर डू नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने ये भी नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मजे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। उसने सिंपल कह दिया भैया इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं मिठाई के अंदर जैसे कि काजू पिस्ता बादाम, बीच में लगा दिए और छोड़ दिए। कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, प्लस माइनस है, न्यूट्रल है, तो स्टेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन कहाँ से आई? फिर अगर यही बात चलेगी तो स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन कैसे आ सकता है? मास को अज्यूम किया कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, स्टेबिलिटी की बात नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ये आया और जब तक लोगों को नहीं पता था उन्होंने माना हाँ भैया आपने जो कहा है बात सही है। फिर कोई आया, उन्होंने इनको गलत प्रूव कर दिया, तो इनका मॉडल हो गया फेल, पुराना। फिर कौन आया? इनके बाद आया मिस्टर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सबसे पहले बहुत क्लोजली इलेक्ट्रॉन एटम को, इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन्स को, इनको ऑब्जर्व करना शुरू करा, ठीक है। हालांकि इसमें भी कुछ कुछ गलतियां थी, लेकिन ये बोल सकते हैं आप कि जो थॉमसन का जो मॉडल था, ठीक है, उस थॉमसन के मॉडल से बहुत फार बेटर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया एक एटम का अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दिया गया? देखिए रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने गोल्ड की फॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया और फॉइल के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस दिए उसको हम समझना शुरू करते हैं। क्या किया उन्होंने? अल्फा रे का सोर्स लिया। अल्फा रेस क्या होती है? देखो अल्फा मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस। अगर हीलियम के इलेक्ट्रॉन को हटा दोगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? वो अल्फा रेस होगी। अल्फा रेस पर चार्ज भी है, उसका मास भी है, ठीक है। तो अब अल्फा रेस को स्लिट से पास किया। स्लिट से पास करने के बाद इस तरह से एक इस सिस्टम में लिया, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन क्यों लगाया सर्कुलर? मतलब इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि भाई जो भी भाग रहा होगा इधर उधर, चाहे वो इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, हर तरफ का एरिया कवर होगा। फ्लोरोसेंट क्यों लिया? क्योंकि जब इस पर कुछ टकराएगा, स्ट्राइक करेगा तो चमक दिखेगी। इससे क्या होगा? इससे आतिशबाजी जैसा माहौल हो जाएगा, ठीक है, एकदम फायर क्रैकिंग हो रही है इस तरह से। तो यहाँ से सोर्स निकला, अल्फा सोर्स यूज किया, पार्टिकल आगे बढ़े। बीच में जो लगा है ये गोल्ड फॉइल है, ये माइक्रो मिलीमीटर्स के अंदर दिया गया है। इस फॉइल को यूज करके इस फॉइल से पास कराया किसको? अल्फा रेस को। अब देख सकते हैं आप कि मैंने कुछ एरोज सीधे बना दिए उधर की तरफ, कुछ इधर सीधे बने हुए हैं, कुछ इधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ वापस आ गया, कुछ इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली जो उधर चला गया उस पर स्ट्राइकिंग से पता लग रहा है, जो पीछे आ गया कुछ इधर की तरफ आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये सरफेस, इस सरफेस को फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड किया है। जेडएनएस की स्क्रीन लगा दी, ठीक है। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हियर। कहाँ पे स्ट्राइक करते हैं? इस सेक्शन में, इधर की तरफ मोस्टली निकल जाते हैं इससे, कुछ नहीं निकले, कुछ उल्टे लौट गए। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन जो इसने लिया इस सर्कुलर क्या बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर, इस स्क्रीन की हेल्प से उसने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल नियरली 99.9%, मतलब अगर 100 की बात किया जाए, 100 पार्टिकल शुरू चलना शुरू हुए तो उसमें से 99.9% पार्टिकल ऐसे थे जो कि यहाँ से टकराए और सीधे निकल गए। मतलब मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स कहाँ, यहाँ पर दिखे, सबसे ज़्यादा चिंगारी यहाँ पर दिखी। कुछ, बहुत कुछ डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब कुछ ऐसे थे टकराने के बाद इस एंगल पे या इस एंगल पे चले गए। मतलब समझ लीजिए कि अल्फा रेस से शुरू होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जितने टकराए उस क्वाइल फल को इन्होंने क्रॉस किया और आगे निकल गए, और वहां जाके यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ग्लो दिखने लगा, चमक। थोड़ा बहुत, बहुत कुछ थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। वेरी फ्यू अबाउट 1 in 20,000, 20,000 में से एक डिड नॉट पास थ्रू द फॉइल। 1000 में, ये मान सकते 20,000 में से एक ऐसा था जो पास नहीं हुआ इस फॉइल से और वापस लौट आया, एकदम एग्जैक्ट 180 डिग्री पर डिफ्लेक्टेड हो गया। समझ में आ रहा है? सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन। तो रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जहां पर गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हुए थे, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, बाकी थोड़े बहुत मतलब 20,000 में से एक, मतलब ना के बराबर एक पार्टिकल ऐसा रहा होगा 20,000 में से एक, 1/20,000 जिसका प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं अपन, वो पीछे आ गया, मतलब टकराया और वापस पीछे की तरफ आ गया। ठीक है, ये था उसका ऑब्जर्वेशन से उसने कोई रिजल्ट निकाले। मतलब कि उसने ऑब्जर्व किया कि भाई हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब अब गोल्ड के न्यूक्लियस के बारे में, गोल्ड के बारे में हम कुछ बातें कर सकते हैं। न्यूक्लियस की बात तो भी करनी ही चाहिए, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस अभी आया नहीं, अब आने वाला है। ठीक है, गोल्ड के एटम के बारे में उसने कुछ ऑब्जर्वेशन हमें बताया। क्या क्या बताया देखिए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये तो सोर्स है, बेसिकली रेडियम लिया इन्होंने, सोर्स है। यहाँ पर आपको कलरफुल दिख रहा होगा, ये गोल्ड फॉइल है, यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू हुए, कुछ तो सीधे निकल गए, थोड़े बहुत किसी एंगल पर डिफ्लेक्टेड है, कुछ इधर घूम गए, और हज़ारों में से 20,000 में से एक यहाँ पर पीछे की तरफ लौट आया, वापस अपने उसी एंगल पे आ रहा है। ये आपका फोटोग्राफिक फिल्म लगा रखी है जिस पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको चमक दिखेगी। चमक दिखने से क्या होगा, आपकी आंखें चमक जाएगी, आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ यहाँ पर जब भी कुछ यहाँ से पास हो रहा है तो यहीं चमक रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम्स जो भी यहाँ से जा रहा है वो यहीं पर आ रहा है। ठीक है, रदरफोर्ड की एक्सपेक्टेशंस क्या थी? उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ से भेजूंगा सब निकल जाएगा। अगर रदरफोर्ड थॉमसन की बात मान लेता, समझना, या थॉमसन की बात मानते उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उन्होंने सोचा होगा भाई देखो ऐसा है कि भाई चार्ज, पूरा मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली है, तो जो भी होगा सीधा पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा, कुछ निकल गया, कुछ लौट आया, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे ये सीधा जा रहा है, ये कुछ एंगल पे आ गया, ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया, ये सीधा चला गया, ये सीधा चला गया, ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया, ये इस एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जर्वेशन थे उसके और ये एक्सपेक्टेशंस थी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द टाइम सीधा डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट भी हुई है, वापस पीछे भी आ गई। और डिफ्लेक्शन भी किस एंगल पे हुआ, थोड़ा सा एंगल पे हुआ, और मोस्ट ऑफ टाइम डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, सीधा चला गया। तो इसका मतलब समझ में उसको आ गया, क्या आ गया कि भाई देखो ये थॉमसन का मॉडल था, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, सारे इलेक्ट्रॉन और जो चार्ज है हमारा वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें माइनस चार्ज अंदर मिठाई में काजू बादाम पिस्ता की तरह लगा रखा है। फिर उसने बोला कि नहीं ये नहीं होगा, कुछ एक्चुअली ऐसा है कि माइनस चार्ज बाहर है, बहुत सारी खाली स्पेस है हमारे एटम में और छोटी सी जगह है, बहुत छोटा सा पार्ट, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ये आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है।
बीच वाला हिस्सा कौन सा वाला, ये। बाकी पूरा का पूरा एम्प्टी स्पेस है, और स्पेस में इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे, वो भी दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल था। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन सुनिए आप। अब क्या ऑब्जर्वेशन उसने दिया, उसने बोला कि देखो पहली बात तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इन एटम, बिल्कुल खाली पड़ा है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बीच में कॉन्सेंट्रेट है, उसको न्यूक्लियस नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। चार्ज मतलब पॉजिटिव पार्ट, मतलब प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, न्यूट्रॉन भी उसके साथ है। मास पूरा का पूरा मास का है, बीच में कॉन्सेंट्रेटेड, मास बाहर नहीं है, मतलब बाहर क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा और सुनिए, उसने ये भी कहा कि भाई जो एक 180 पे डिफ्लेक्ट हुआ था वो डेफिनेटली इस न्यूक्लियस से टकराया होगा, इसलिए वापस आ गया। बाकी सब इधर से निकले हैं, बाकी सब इधर से निकल गए, तो इनको कुछ नहीं हुआ। और कुछ एक अगर टकराए हैं तो शायद वो इस किनारे से टकराए होंगे, इसलिए इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गए, या फिर यहाँ से टकराए होंगे इसलिए इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफ्लेक्शन थोड़ा सा हुआ है अगर हुआ है, और बाकी जो सीधे चले गए वो सारे के सारे किसी चीज़ से नहीं टकराए, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं के बराबर है, और सारा बाकी जो चार्ज, बाकी जो पॉजिटिव चार्ज ये बोल सकते हैं, और जो सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है वो बीच में है, ठीक है। वो किस में, न्यूक्लियस की फॉर्म में आ गया। तो ये ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का कि भाई देखो सिंपल सी बात है, एटम पड़ा है पूरा खाली, सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत ही कम जगह में, जिसको नाम दिया उसने न्यूक्लियस, ठीक है। बाकी एरिया खाली पड़ा है वहाँ, इसलिए जब भी हमने ऑब्जर्वेशन लिए, अल्फा पार्टिकल बम्बारमेंट कराया गोल्ड फॉइल पे, तो मोस्ट ऑफ पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ एक अगर कॉर्नर से टकराए तो हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गए, और जो एकदम बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन पे था न्यूक्लियस के साथ, वो 20,000 में से एक पीछे की तरफ लौट के वापस आ गया। ये ऑब्जर्वेशन था ये रदरफोर्ड का। अब यहां से पॉइंट आता है कि भैया आपका एटम जो है ना, वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में डिवाइडेड है। आपका एटम किस में डिवाइडेड है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और एटम इलेक्ट्रॉन में डिवाइडेड है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज का बोल रहा है, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता ही नहीं है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका न्यूक्लियस कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। बात की जाए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो इसमें बोला कि भाई सारे के सारे पार्टिकल तो चले गए, 20,000 में से एक कोई टकराया, इसका मतलब सोचो कि जितना भी वॉल्यूम होगा एटम का वो लगभग खाली पड़ा है। तो बहुत ही थोड़े वॉल्यूम में चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है मास के साथ तो प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब उसका ऑब्जर्वेशन आया कि भाई जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है ना, वो उस पूरे एटम के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। और यहाँ से उसने वैल्यू बता दिया आपको, क्या बता दिया, देखो कि भाई एक रिलेशन भी दिया उन्होंने। रिलेशन क्या दिया आपको, रिलेशन देखिएगा, रिलेशन ये दिया गया कि भाई आर, ये रिलेशन आपके काम भी आएगा आगे चल के। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको मैं क्वेश्चन में उसमें याद दिलाऊंगा कि हमने ये रिलेशन यूज़ किया है। अब देखो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें थी जिनको आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो हम समझ गए। दूसरा ये है कि रेडियस और मास ऑफ एटम के बीच में, ठीक है, रेडियस और मास के बीच में रिलेशन दिया। आर इक्वल्स टू रेडियस है, ए इक्वल्स टू क्या है आपका एटॉमिक मास है, 1.33 से लेके 1.44 वैल्यू यहाँ तक चलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 1.33 वैल्यू यूज करनी है। -13 ए की पावर 1/3, ए क्या है वहाँ पे, एटॉमिक मास, ठीक है, सेंटीमीटर में रेडियस का वैल्यू है। फिर वॉल्यूम ऑफ एटम अपन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का रेंज -13 सेंटीमीटर में होता है, तो एटम का रेंज -8 सेंटीमीटर में, ठीक है। ऊपर 24 और नीचे कितना आएगा 39, तो यहाँ से 10 की पावर 15, मतलब आप बोल सकते हैं अगर आप वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को इधर ले जाओ तो आप बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल्स टू 10 की पावर 15 मल्टीप्लाई
वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मतलब 10 की पावर 15 टाइम्स किसका, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का, इतना वॉल्यूम होता है एटम का। समझ रहे हैं आप, मतलब 10 की पावर 15 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे आप या लोगे वॉल्यूम, न्यूक्लियस के वॉल्यूम को 10 की पावर 15 टाइम्स करने के बाद आपको क्या मिलता है, एटम मिलता है। आप फील कर सकते हैं ये इतना बड़ा है कि एक फुटबॉल के ग्राउंड में, एक फुटबॉल के ग्राउंड के बिल्कुल बीच में अगर कोई फुटबॉल रख दे और आपको उस कॉर्नर पे जाके पूछे कि बताओ वहां कुछ रखा है क्या, तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, इतना छोटा। ठीक है, तो फुटबॉल का जो ग्राउंड है, मान लो जो एटम है पूरा, उस एटम के बीच में जो क्या बोलते हैं फुटबॉल रखा है वो आपका न्यूक्लियस है। समझ में आ गया, इतना छोटा है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए क्लोज ऑर्बिट विद हाई स्पीड। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन और भी दिए, ये तो उन्होंने बात कर दी न्यूक्लियस की। फिर बोल रहे इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने कहा कि भाई देखो इलेक्ट्रॉन जो भी है चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव है, ये घूमते रहते हैं, रुकते नहीं है, रुके हुए नहीं है। थॉमसन जी ने कहा था रुके हुए, बोला नहीं ये घूमते रहते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बैलेंस बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। मतलब उन्होंने बोला देखो आपका न्यूक्लियस तो ये होगा और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब MEV²/r इक्वल्स टू Z। अब न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव Z मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और आगे लिख देता हूं K और इलेक्ट्रॉन और डिस्टेंस R मान लेते हैं R²। तो ये रिलेशन बोला गया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और K Q1 Q2, तो Q1 तो क्या हो गया, Z हो गया, Z मतलब एटॉमिक नंबर, क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, वो क्या होता है, वो Z होता है, और चार्ज क्या है, E है। तो MEV²/r इक्वल्स टू KZV/r², मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बैलेंस किया गया है, उस कंडीशन में बात कर रहा है। तो ये दो चीजें यहां से निकल के आ गए। रथोड ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, चार्ज बैलेंस हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। कैसे हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बराबर होने के कारण। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन निकाला गया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, और यहाँ से पता लग गया कि भैया एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, 10 की पावर 15 टाइम्स न्यूक्लियस का जो अगर वॉल्यूम लिया जाए तब जाके आपको एटम का वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, ड्रॉबैक क्या रहे, अभी भी आपका रदरफोर्ड भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वाई एटम इज स्टेबल, एटम क्यों नहीं टूटता, वाई एटम इज स्टेबल, एटम में स्टेबिलिटी क्यों है। तो ठीक है, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर दूसरा उसने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, अब घूमता घूमता आदमी थक जाता है, थक जाएगा तो रुक जाएगा, रुक जाएगा तो एक दिन स्फेरिकल पाथ में घूमता 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 जाके न्यूक्लियस पे मिल जाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स एक दिन हावी हो जाएगा, हावी होगा तो उसको मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, सॉरी एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि स्टेबल है तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इफ द इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी कंटिन्यूसली, ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम शुड बी कॉन्टिन्यूस, पहली बात तो। दूसरा, एक्चुअल ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वेल डिफाइंड लाइन इज डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज, मतलब ये बोलना चाह रहा है भाई अगर ये कंटिन्यू घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो एनर्जी लूज होगी, और एनर्जी लूज होगी तो इसका मतलब फिर ये कॉन्टिन्यूस की बात करनी चाहिए, शुड बी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन जो ऑब्जर्व हुआ वो क्या था, स्पेक्ट्रम वो डिफाइंड लाइंस में था। तो कुल मिला के रदरफोर्ड की दो बात, पहला कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है, और लूज करते हैं एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, ये चीज़ गलत हो गई। अगर कॉन्टिन्यूस लूज एनर्जी अगर लगातार लूज कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई, एनर्जी लूज कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए जैसे आपने स्क्रीन लगा दिया, स्क्रीन पर जब आप फोटो लेते हैं
ठीक है। तो ऐसे ही स्पेक्ट्रम एक फोटोग्राफिक इमेज होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की या फिर एनर्जी की। तो वो कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार इस स्ट्रिप की फॉर्म में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको मैं अगर पूरा फिल कर दूंगा तो इसको कॉन्टिन्यूस कहेंगे, ठीक है। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि भाई लगातार कॉन्टिन्यूस आएगा, फिल्म जो बनेगी कॉन्टिन्यूस बनेगी, लेकिन नहीं बनती, लाइन की फॉर्म में आती है। लाइन फिर ब्लैंक फिर लाइन फिर लाइन फिर ब्लैंक फिर लाइन ब्लैंक लाइन, इस तरह से। तो ये जो बन रहा है ये क्या है, ये लाइन्स फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि लगातार एनर्जी तो लूज़ नहीं कर रहा। एनर्जी लूज़ करने का भी फंडा है, कभी होगी कभी नहीं होगी, कब होगी ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। तो यहाँ फेल हो गया कौन, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड फेल हो गया तो कौन आएगा इसको बचाने, या इसकी कमियाँ कौन ढूंढने आया होगा, बोहर आया। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने 3 चीज़ समझ ली, वे डॉल्टर आया, थॉमसन आया और रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने अपनी अपनी चीज़ें बता दी, ठीक है। इसके साथ ही सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इनको समझ लीजिए, याद रखने वाली बातें हैं। ये डेफिनेशंस आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉल दोनों में काम आती है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे गए इससे, आइसोबार क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती है, सुनते जाइएगा। आइसोटॉप्स तो ऐसा है कि जब हम कार्बन बोलते हैं तो कार्बन बोलते ही हमारे दिमाग में आता है कि सर कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा नाइट्रोजन, तो आपको बोलते हो सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, सही है। क्लोरीन अच्छा 17 होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम के लिए बात करोगे सर 20 होता है। तो लेकिन क्या आपको पता है कि कार्बन सिर्फ एक, हाँ ठीक है, नंबर की बात होगी। अब मास की बात करें तो अगर नंबर एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन का फिर एटॉमिक मास होना चाहिए 12, 6 + 6, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। ये चीज़ हमने समझी है पहले भी, ठीक है। तो उस बेसिस पर अगर हम बात करें, हमने मोल कॉन्सेप्ट में समझा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर मास बनता है। एक एटम का मास जब कैलकुलेट होता है तो उसके एटॉमिक नंबर का डबल होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें कुछ नंबर फ्रैक्शन में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम 35.5 लिखते हैं क्लोरीन का वेट, जबकि 17 होता है हमारा क्लोरीन। तो 17 का डबल होना चाहिए 34, देन वाई इट इज़ 35.5। ऐसा क्या है, ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है? तो जो भी एलिमेंट या जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में आता है, इसका मतलब ये हुआ कि उनका एग्जिस्टेंस 2 या 3 तरह से है। 3 तरह से है मतलब, फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे इनको देखिए, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, एटॉमिक नंबर अगर आप चेक करें तो 6, 6 और 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है 12। अब जब भी आप कुछ लिखते हो ना XAY, तो ये होता है आपका एटॉमिक नंबर और ये होता है आपका एटॉमिक मास। तो नंबर आपका सेम होता है और मास होता है डिफरेंट। ध्यान से सुनिएगा, 6, 6, 6, एक जगह 12 आ रहा है, एक जगह 13 आ रहा है, एक जगह 14 आ रहा है। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? अच्छा, ये सारे के सारे कार्बन हैं, प्रॉपर्टीज इनमें कार्बन वाली है, डिफरेंट किस बात का है, डिफरेंस किस बात का, इनका मास डिफरेंट है, तो दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो जब भी हम कार्बन का एटॉमिक वेट जब निकालते हैं तो हम तीनों का एवरेज लेते हैं। हमने एवरेज मास पढ़ा है, तो मास में हम क्या बोलते हैं कि किसी एलिमेंट का अगर आपको एवरेज मास निकालना है तो उसके सारे आइसोटॉप्स का परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप A1 X1 A2 X2 A3 X3 अपॉन X1 + X2 + X3 इस फॉर्मूले से आप एक एलिमेंट का एटॉमिक एवरेज मास निकालते हो। और वही हम यूज़ करते हैं, वही हम पढ़ते हैं और वही का वही लिखा होता है पीरियड टेबल में। तो 35.5 है, ठीक है। या ऑक्सीजन की बात की जाए या बात की जाए हाइड्रोजन की, तो 35.5 वो कैसे आया है, इसी तरह से आया है, ठीक है, कि थोड़ा सा ये रहा, थोड़ा सा वो परसेंटेज में रहा, दोनों का एवरेज निकाला तो फ्रैक्शन में आ गया। अब यहाँ फ्रैक्शन में क्यों नहीं आता? क्योंकि कार्बन 12 का परसेंटेज 98 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये इतना डोमिनेट कर जाता है कि इन तीनों का एवरेज भी 12.01 ही होता है, इसलिए हम 12 लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आता है। तो
अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट यहाँ से हमने डिराइव किया है वो ये है कि भाई आइसोटॉप्स क्या होते हैं। किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स का मतलब होता है वो एलिमेंट जिसके पास एक से ज़्यादा एटॉमिक मास वाले पॉसिबिलिटीज़ हो, या ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका पेरेंट एटम तो सेम हो। सबका पेरेंट एटम क्या है? कार्बन है, लेकिन मास आप चेक करिए, एक 12 है, एक 13 है, एक 14 है। इसलिए तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? आइसोटॉप्स हैं। कार्बन का आइसोटॉप नंबर 1 कार्बन 12, नंबर 2 कार्बन 13, नंबर 3 कार्बन 14। दीज थ्री आर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर सेम है। इनको लिखेंगे तो कार्बन ही लिखेंगे, प्रॉपर्टीज कार्बन की है। डिफरेंस किस बात का है कि इनमें नंबर ऑफ क्या डिफरेंट होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। दीज आर द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। और मास क्यों डिफरेंट है? भाई प्रोटॉन तो सब में 6 है, न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, इसलिए हम बोल देते कि अलग हो गया। ऑक्सीजन ऐसी 16 है, 17, 18 है, लेकिन नीचे क्या लिखा है सब में? तो ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स है कौन? 17 और 18। पेरेंट एटम पिताजी सबके, फादर सबके सेम है, ऑक्सीजन है। ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सबका सेम है, डिफरेंट क्या है? एटॉमिक मास सेम, डिफरेंट आ रहा है। क्यों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो गए। हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ठीक है, इन सब की बात की, टाइट्रियम की बात की जाए तो आप देखो 1, 2 और 3। अच्छा, मेंस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप बिलीव करेंगे क्या इस चीज पे? मेंस 2019 में हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स पर क्वेश्चन आ गया था। बहुत आसान था, अगर पता था तो। नहीं पता था तो गलत हो गया होगा। ठीक है, वैसे चांसेस बहुत कम है कि आपको नहीं पता हो, फिर भी अगर नहीं पता था तो आपने गलत किया। जिन लोगों ने गलत किया है भाई उनके लिए क्या बोले, अब 1 मिनट का मौन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। आइसोटॉप्स मतलब क्या है? आइसोटॉप मतलब एलिमेंट्स, मतलब सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मास, या ऐसे बोल सकते हैं कि पेरेंट एटम तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। क्योंकि प्रोटॉन तो सेम ही है। ये हो गया आइसोटॉप। फिर आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स मतलब याद कर लो क्या होता है कि आइसोबार्स आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट अगर ऐसे हों जिनका, अब एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन 1He1H3 लिखा है। 3 मतलब क्या है? एटॉमिक मास। 3 मतलब क्या है? एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन और हीलियम का एक आइसोटॉप का मास 3 है और हाइड्रोजन का भी 3 है। कौन सा? हाइड्रोजन का आइसोटॉप है टाइट्रियम, इसका मास और उसका मास सेम आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 और इसका क्या है? 2। तो डिफरेंट एलिमेंट तो हो गए लेकिन सेम क्या है? इनका मास सेम आ गया। दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो जब कभी भी 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक वेट अगर सेम आ जाते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो खुद हो या उसका आइसोटॉप फॉर्म हो, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। नंबर 3, आइसोटॉन्स क्या होते हैं? दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए, ठीक है, एटम डिफरेंट हो लेकिन उनमें क्या हो? सेम न्यूट्रॉन्स हो। कैसे? जैसे हाइड्रोजन 1H3 और 2He4, तो वो 3 - 1 करता हूं तो यहां से निकल के आता है 2, 4 - 2 करता हूं, यहां से निकल के आता है 2। तो मैंने माइनस किया है, मैंने किया है प्रोटॉन का नंबर, यहां भी क्या माइनस किया है? प्रोटॉन का नंबर। तो आइसोटॉन्स में प्रोटॉन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, 2 और 2। समझ में आ रहा है? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉन्स। नेक्स्ट आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाम समझ में आ रहा है कि ऐसी स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, जैसे Cl- और Ar।
क्लोरीन होता है, एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो होता है 17। तो जितने एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन होते, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। एक माइनस चार्ज का जोड़ूंगा तो +1 कितना हो गया? 18। ये वाला माइनस चार्ज की वजह से है, ठीक है। आर्गन कितना होता है? 18 होता है। तो प्रोटॉन आर्गन में कितने होते हैं? 18। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। 18 18 क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। समझ में आ रहा है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम आता है उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आ जाते हैं किस पर? तो चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमने जो पढ़ा उसको अप्लाई करके देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ्ड। मास ऑफ न्यूट्रॉन डबल कर दिया, इलेक्ट्रॉन का मास हाफ किया गया है। तो फाइंड आउट न्यू एटॉमिक मास एंड परसेंटेज बाय विच इट इज इंक्रीज्ड। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले तो आपको फाइंड करना है न्यू मास। नया मास कैसे निकाल सकते हो? देखिए, पहले था C6, ये वाला था। अब इसका चेंज किया गया कैसे? इसमें 6 तो प्रोटॉन थे और 6 क्या थे? न्यूट्रॉन थे, ठीक है। अब 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन की अगर बात की जाए तो इस कंडीशन में नया मास जो बनाया गया है, इस न्यूट्रॉन को किया गया है डबल। कितना किया है? डबल, और कर दिया है 12। तो न्यू मास बन जाएगा 6 प्रोटॉन प्लस 12, ये बन गया 18। तो पुराना वाला 6 था, नया वाला 18 हो गया। ये क्वेश्चन तो पहला तो हो गया सॉल्व। फिर बोल रहा है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट बात किया जाए तो ऐसे समझो कि पहले 12 था, अब 18 हो गया। तो 18 माइनस 12, ये तो चेंज हुआ है। अब ये चेंज कितने के हिसाब से हुआ है चेक किया जाए। ये हुआ है 12 में चेंज, मल्टीप्लाई 100। तो 12, 18 माइनस 12 कितना हो गया? 6 हो गया। 6/12 कितना हो गया? 2, और 2 को कट किया इससे तो आ गया 50%। ये आपका इंक्रीमेंट हो गया। 50% क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। जो पहले 12 था वो 18 हो गया, 6 का चेंज आया। ये चेंज कितने में हुआ है? 12 में हुआ है। तो यहाँ से परसेंट कितना आ गया? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एनोड रेज। एनोड के लिए इनकरेक्ट पूछा है। पहली बात, एनोड कैसा आता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जैसा कि हमने समझा था, एनोड रेज, पहला स्टेटमेंट, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज है तो डिफ्लेक्शन होगा, पहला स्टेटमेंट सही है। हमको पूछा इनकरेक्ट, देयर E/M रेशियो डिपेंड अपॉन द गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड टू प्रोड्यूस एनोड रेज। मैंने आपको कहा था कि कैथोड रेज में E/M रेशियो डिपेंड नहीं करता, लेकिन एनोड रेज में क्योंकि ऑक्सीजन के लिए अलग वैल्यू आएगा मास का और नाइट्रोजन के अलग होगा, तो डिपेंड करता है। स्टेटमेंट सही है। E/M रेशियो ऑफ एनोड रेज कांस्टेंट, इसको पढ़ो एक बार। अगर सेकंड सही है तो थर्ड तो सही हो नहीं सकता, यही आपका आंसर होगा। फिर लिखा है दे आर प्रोड्यूस बाय आयनाइजेशन ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस टूटकर पहले H में, फिर H जाएगा H+ में और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये क्या हुआ है? आयोनाइजेशन ही तो हुआ है। आयोनाइज मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल जाए। किससे? गैसियस एटम से। एटम से मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसको बोलता है आयोनाइजेशन, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ E/M। तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पर क्या नहीं होता? नो चार्ज। तो चार्ज अपॉन मास का रेशो निकालना गलत हो गया, चार्ज ही नहीं है, ठीक है, बात ही नहीं करेंगे। प्रोटॉन और ड्यूटेरियम, अब देखिए E/M की बात चल रही है। M होता है मास, प्रोटॉन का मास होगा 1
और ड्यूटेरियम का मास होगा डबल। भाई प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन लिखते हो आप 1H1, फिर लिखता हो 1H2, तो 1H1 का मतलब प्रोटॉन ही है, हाइड्रोजन इज ए प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो अंदर प्रोटॉन ही बचेगा एक। तो अब इसका वेट इसके टाइम्स की बात की तो डबल हो गया, तो नहीं हो सकता। ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल, अब बात करते हैं। देखो ड्यूटेरियम होता है ये, अल्फा होता है 2He4, हीलियम का न्यूक्लियस। मतलब हीलियम वाले केस में अल्फा पर, अल्फा पार्टिकल की बात चल रही है, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा? मास तो होगा 4, चार्ज +2। ड्यूटेरियम की बात की तो चार्ज कितना, एक ही प्रोटॉन है, तो चार्ज +1। मास की बात की जाए, ऊपर लिखा है 2, तो रेशो निकालते हैं तो आएगा 1/2। किसका? ड्यूटेरियम का। इसका आएगा 2/4। यहां से भी कितना आ गया? 1/2। तो आप देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल और ड्यूटेरियम का E/m रेशो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। फिर यहां लिखा है इलेक्ट्रॉन और गामा रेस। इलेक्ट्रॉन का तो मास हम 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो समथिंग डिवाइड बाय 0 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये कोई रेशो थोड़ी मिलेगा फिर आपको। रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द कंक्लूजन दैट, रदरफोर्ड के अल्फा जो अल्फा एक्सपेरिमेंट हमने किया था उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे। स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। मास और एनर्जी =mc²। आइंस्टीन का इक्वेशन था, रदरफोर्ड का नहीं था, गलत है। फिर बोला गया मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम आर कॉन्ट्रैक्टेड इन द न्यूक्लियस। अच्छा, मास और पॉजिटिव चार्ज, उसने बोला भाई देखो इतना बड़ा कुछ होता है और इसमें बीच में कुछ ये होता है, ये कहा था। और इसको उसने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस नाम दिया था। और इस न्यूक्लियस की बात की जाए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज एंड मास दोनों आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, मास भी आ रहा है। एग्जाम्पल, रेडियस ऑफ 13A27 पूछा गया रेडियस आपसे। अब रेडियस का फॉर्मूला बताया आपको क्या था? R = था R0 A⁻⁴ यही था। A यहां होता है मास ऑफ एलिमेंट, R होता है 1.33 10⁻⁻13, ठीक है, यहां से वैल्यू आ जाएगा आपके पास। इसके बाद बात किया जाए, अच्छा यहां मीटर में दिया हुआ है, अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो -13 है। देखिए वापस आ जाते हैं वैल्यू पर, वैल्यू पे आते हैं, वैल्यू पे -13 ले रहे हो तो आप सेंटीमीटर में ले रहे हो, ठीक है। अगर मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन क्या होता है भाई? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए? 1/100 हो गए। 1/100 मतलब 10⁻⁻² हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? देखिए -15 था, -13 सेंटीमीटर में है, तो एक काम करते हैं, -15 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3। यहां से आपको रेडियस मिल जाएगा कितना? 1.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 3 27, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट कौन सा हो सकता है? देखो एक तो मुझे यहां दिख गया, फ्लोरीन, नियोन और सोडियम। सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर में, प्लस मतलब 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। नियोन 10 होता ही है, फ्लोरीन 9 होता है, माइनस चार्ज मतलब इसके भी 10, इसके भी 10, इसके भी 10, तो 4 तो आंसर में होगा।
अब फोर्थ हमारे पास यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं कि डिफरेंट क्या है। 1 चेक कर लेते हैं, 1 पे आ जाइए। सोडियम पर प्लस मतलब 11, H3O प्लस, हाइड्रोजन मतलब 1, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन का होता है कितना 8 होता है, तो H3O इसका मतलब हो गया 8 और 3 11, प्लस लगा दिया तो हो गया 10। और सोडियम का भी कितना लिखूंगा यहाँ पे मैं 10, ठीक है। NH4 प्लस, तो अगर NH4 प्लस लिखा है, नाइट्रोजन 7, हाइड्रोजन कितने 4, प्लस लिखा है तो यहाँ भी 10। भाई N का 7 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 4, यहाँ से 11 आना चाहिए था लेकिन प्लस लगाते 10 आ गया, तो ये भी हमारा सेम हो गया आंसर में। चलिए तो 1 भी आ गया। अब 1 आ गया और 4 आ गया तो 2 ऑप्शन बचते हैं, कौन कौन से A एंड D। B हट गया और C हट गया, क्यों C में 4 नहीं है और B में 1 नहीं है। अब हमको चेक करना है 3, हम 3 चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। भाई 3 हुआ तो D और 3 नहीं हुआ तो A आ गया आंसर। P - 3 फॉस्फोरस 15 होता है, -3 कर दिया 18 हो गया। HCl हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में कितने 17 और 1 18। C2H5 - 1 कार्बन का कितना होता है 12 होता है। कार्बन C2, कार्बन में 1 में कितना होता है, ऐसे देखिए C2H5 - 1, तो कार्बन में 1 में कितना होता है, कार्बन का मतलब 6, तो 2 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 5 × 1 प्लस एक और जोड़ना है किसके लिए -1 के लिए। यहाँ से देखो तो 5 + 1 कितना होगा 6 और ये 12, तो 12 + 6 से आंसर आ गया 18, ठीक है। तो मतलब 3 भी हमारे आंसर में होगा। PH3 फॉस्फोरस 15 है, हाइड्रोजन कितने हो गए 3, तो 15 और 3 कितना हो गया 18, तो यहाँ से भी आ गया 18, तो आंसर होगा हमारा D। मतलब 1 2 3 4 सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलने वाला, सेम मिलने वाला। तो चलो ये लेक्चर था आज का। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया अभी कर लो, जितना जल्दी कर सकते हो। 299 में आपको 300 प्लस पेपर मिल रहे हैं, 27 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, फुल सिलेबस है आपके 15, आप बोल सकते हैं 100 प्लस आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 299 में, ठीक है। और वीडियो को देखने वाले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनपी सर की क्लास में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस मिलेगा, लेकिन कंडीशन एक है, क्या है, वीडियो को देखने के बाद नीचे सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें कैसा लगा,